नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का। साथ में हम मध्य प्रदेश की अन्य उपलब्धियां भी देखेंगे ताकि करंट अफेयर मोटा मोटा कंप्लीट हो जाए। तो ये क्लास अगले बजट तक की परीक्षाओं में आपके काम आएगी। तो इसमें अगर 2025-26 की अगर बजट की बात करें, 2025-26 के बजट के साथ 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण भी आता है। 2024-25 के बजट में 4,21,032 करोड़ का बजट है। 4,21,032 करोड़। ये 2025-26 का, जो कि आपको पता है। और ये पिछले साल के बजट की अपेक्षा 15% ज़्यादा है। जो 4,21,032 करोड़ है, पिछले साल से 15% ज़्यादा है। और इस बार के बजट में 618 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहेगा। ये एक दो चीज़ें हैं जो आपको 2025-26 के बजट का ध्यान में रखना है। बाकी किस क्षेत्र में कितना है, एक बार आप पूरा बजट का पढ़ सकते हो। हम यहाँ पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में मेनली। तो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 2024-25 का, ये 25-26 का बजट का डाटा है। और हम 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024-25 का जो अग्रिम अनुमान है, वित्त वर्ष 2024-25 का अग्रिम अनुमान प्रचलित भाव पर 15,03,395 करोड़ पहुंच गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रचलित भाव पर कितना? 15,03,395। ये प्रचलित भाव पर हमारा जीडीपी है मध्य प्रदेश का। जो 2023-24 की अगर बात करें तो 13,53,809 करोड़ था। और इस बार कितना है? 15,03,395 करोड़। और अगर इसकी ग्रोथ देखेंगे तो इस बार 11.05% की वृद्धि है। कितना है ये? ये 11.05% बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा। कौन सा पिछले साल? 2023-24 के। 2023-24 से 2024-25 का जीडीपी इतना ज़्यादा है। स्थिर भाव की अगर बात करें तो 7,12,260 करोड़ है, जो कि 2023-24 में 6,71,636 करोड़ था। और स्थिर भाव पे वृद्धि की अगर बात करें तो 6.05% की वृद्धि दर्ज की गई है 2024-25 में। ठीक है। प्रति व्यक्ति अगर आय, शुद्ध आय की बात करें अगर प्रचलित भाव पे, तो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित भाव पर 1,52,615 रुपये। इसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह की होती है, प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। तो प्रचलित मूल्य पर 1,52,615 रुपये। ये किस पर है? प्रचलित मूल्य पर। और स्थिर मूल्य पर है 70,434 रुपये। ठीक है, 70,434, दोनों ध्यान रखना। ये स्थिर मूल्य पर है ये, और ये प्रचलित मूल्यों पर है। तो दोनों पूछा जाता है परीक्षा में, दोनों का ध्यान रखना है। राज्य की अगर जीडीपी में योगदान की बात करें कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है, तो अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। किस क्षेत्र का कितना योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र अगर हम देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश की जीडीपी में योगदान देख रहे हैं हम। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो 2024-25 में राज्य की जीडीपी में 44.36%, 44.36
36% योगदान रहा है प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीडीपी में। 23-24 की अगर बात करें तो 44.55% था, तो थोड़ा सा कम हुआ है प्राथमिक क्षेत्र का। कम हुआ से मतलब ऐसा नहीं है कि उत्पादन कम हो गया, हो सकता है दूसरे क्षेत्र का बढ़ गया हो। और इसमें अगर केवल कृषि की बात करें तो लगभग 31% का योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में, केवल कृषि का 30.90%, यानी कि मोटा मोटा 31%। इसका योगदान है कृषि का। दो 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो खाद्यान्न में 1.15% की गिरावट रही। और अगर धान की बात करें तो 7.85% बढ़ा है। मक्के का उत्पादन भी 6.75% बढ़ा है। तो ये अगर मक्के और ऐसे मोटे अनाज की बात करें तो सरकार की एक योजना चल रही है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। इसमें 10 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज पर अनुदान मिलता है, सब्सिडी, जो कि 3,900 तक उसका अनुदान मिलता है। 2023-24 से लेकर 24-25 तक के लिए ये योजना है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ये प्रश्न पूछा गया है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब तक के लिए है, तो 2023-24 से लेके 25-26 तक है। और प्रति किलो मोटा अनाज पर 10 रुपये प्रति किलो सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा अगर कृषि की बात करें, विकास की, कृषि विकास की या कृषि में प्रगति की, तो 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि विकास के लिए। तिलहन उत्पादन अगर देखें तो 7.80% की वृद्धि रही। दलहन में 35.26% की वृद्धि रही। तो तिलहन और दलहन क्या है कि इनमें उत्पादन में हम बहुत अग्रणी है, मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। तो आपको ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि तिलहन उत्पादन कितना प्रतिशत है, दलहन का उत्पादन में कितना प्रतिशत है, कितनी वृद्धि हुई। मसाला उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है मसाला उत्पादन में, और 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई इस बार। मसाला उत्पादन का भी ध्यान रखना, अगर प्रश्न आएगा तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर रह सकता है। उत्पादन में अगर बाकी की और भी बात करें कि प्रथम स्थान किस किस में है, तो संतरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। लहसुन, टमाटर, धनिया, चना, सोयाबीन, दलहन, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो गेहूं, कुल खाद्यान्न, तिलहन, प्याज, अदरक, अमरूद, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो मोटे अनाज में हम तीसरे स्थान पर है, सब्जी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, मक्का, मूंगफली, पपीता, इनके उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान की बात करें तो फल के उत्पादन में हम चौथे स्थान पर है। तो क्या परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि तीसरे स्थान किस किस में या चौथा स्थान किस में है, तो ऐसा तो नहीं पूछा जाना चाहिए। बाकी यहाँ ये पूछा जा सकता है कि हम सब्जी के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे पे, फल उत्पादन में चौथे पे है, गेहूं के उत्पादन में तो दूसरे पे, ये हमें पता रहना चाहिए। और देश का सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य मध्य प्रदेश में है। ये भी पूछा गया है प्रश्न एमपीपीएससी की पिछली परीक्षा में। तो सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और देश में इसका 40% योगदान है जैविक खेती। देश की कुल जैविक खेती में 40% योगदान अकेले मध्य प्रदेश का है। दूध उत्पादन की अगर बात करें तो 652 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति। और ये प्रश्न इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आया हुआ है कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 652 ग्राम प्रति व्यक्ति है। और अगर इसमें वृद्धि की बात करें तो 4% की वृद्धि दर्ज की गई इस बार। और देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। और इसके लिए भी एक योजना है जिसका आपको ध्यान में रखना है कि बी आर अम्बेडकर कामधेनु योजना, यानी भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना है। और ये पशुपालन इकाई के लिए आर्थिक अनुदान देते हैं इस योजना में। और इसमें 25 दुधारू पशु की अगर आप एक इकाई लगाएंगे, एक इकाई में 25 दुधारू पशु, तो आपको 25 से लेकर 33% तक अनुदान मिलता है, जो कि 42 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इतनी इसमें सब्सिडी मिलती है। और ऐसी एक व्यक्ति 8 इकाई लगा सकता है। तो दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है, आपको इसका भी ध्यान रखना है।
रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, 2 योजना हो गई। इसके अलावा अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, तो 2024-25 में 19% योगदान है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, ये सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र का 19% योगदान है। और एग्जिट अगर बात करें तो 19.03%। ये 2024-25 का है। और 2023-24 की अगर बात करें तो 19.36% था। 19.36%। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। ये 24-25 का है और ये 23-24 का। मैंने आपको इसका ध्यान रखना है कि कितना है। इसके अलावा उद्योग के लिए क्या किया गया है, तो उद्योग संवर्धन नीति 2025 लागू की गई है। तो 2030 तक उसमें राज्य की जीडीपी को 6 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष भी घोषित किया है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है या उद्योग वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया, तो 2025 को। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको GIS भी कहते हैं, तो 2025 का आयोजन भोपाल में हुआ है। और ये प्रश्न भी, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। भोपाल में किस स्थान पर हुआ था, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित हुई थी, जिसका थीम था मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं। तो थीम का भी हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं, ये थीम था किसका, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का। इसमें पार्टनर स्टेट थे जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों पार्टनर स्टेट थे। पार्टनर स्टेट मतलब देश ही होता है अपने, ऐसे नहीं कि मध्य प्रदेश एक स्टेट है, किसी देश को भी स्टेट ही बोला जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, इसका भी आयोजन हुआ था और ये इंदौर में हुआ था। इनके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगह पे हुआ है और बेंगलोर, पुणे, कलकत्ता में रोड शो हुए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कनेक्ट नाम से यूके और जापान में आयोजन हुए हैं। ये था द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र में आता है सेवाएं, व्यापार, बैंक, बीमा, होटल, सॉफ्टवेयर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि सेवा के सर्विस सेक्टर है ये। तो 2024-25 में अगर सर्विस सेक्टर की बात करें मध्य प्रदेश की जीडीपी में, तो 36.61% योगदान था, जो कि 2023-24 में 36.09% था। तो सेवा सेक्टर में 36.61% रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, एक जिला एक उत्पाद, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो हर जिले का एक उत्पाद है, बहुत सारे हैं। तो आपको स्लाइड डिस्प्ले कर देंगे कि किस जिले का एक जिला एक उत्पाद में किस किस वस्तु को रखा गया है, किसका उत्पादन कौन सा जिला कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में GI टैग भी बहुत सारे मिले हुए हैं, तो इनकी भी स्लाइड आपको डिस्प्ले कर देंगे। इन्हें भी याद करना, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। चंदेरी साड़ी कहाँ की है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। सामाजिक विकास में अगर देखेंगे तो लाडली बहना योजना प्रसिद्ध योजना है मध्य प्रदेश की। इसमें 1.3 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई है। तो लाडली बहना योजना को आप विस्तार से पढ़ लेना कि कब लागू हुई, क्या मिलता है उसमें। 1,000 रुपये से चालू हुआ है मिलना और 1,250 रुपये तक अभी है, और आगे 3,000 तक की बात कर रहे हैं। जब जब भी बढ़ता रहे आप उसको अपडेट करते रहना कि अब कितना मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, उसमें 12 लाख छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली है।
2022-23 तक गरीबी दर मध्य प्रदेश में 36.57 से 20.63% हो गई है, यानी कि घट गई है। तो इसका ध्यान रखना है। क्या है ये मध्य प्रदेश में? गरीबी। और 2.30 यानी कि 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। और इससे देश की लगभग 10% गरीबी कम हुई है। तो ये कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, ये भी प्रश्न इस बार के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो 41.3 प्रति हजार अभी रही है शिशु मृत्यु दर 41.3 प्रति हजार, जो कि 2005-6 में 70 थी और 2015-16 में 51.2 थी। तो अभी घटकर कितनी हो गई है? 41.3। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 लागू हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। पेशा एक्ट 1996 यानी कि 96 में ये बना था, लागू अब हुआ है। इसको बनवाने वाले भी मध्य प्रदेश के ही थे, दिलीप सिंह भूरिया, लेकिन मध्य प्रदेश में अब लागू हो रहा है। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया है, पेशा एक्ट 1996। और मध्य प्रदेश 7वां राज्य है पेशा एक्ट लागू करने वाला। 96 में बना है और हमने अब इसको लागू किया है, जबकि इसको बनवाने वाले मध्य प्रदेश के ही व्यक्ति थे। इसके अलावा अगर पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में वन आवरण 77,073 वर्ग किलोमीटर राज्य क्षेत्र पे, जितना क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसमें 77,073 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। सतहत्तर हजार 73 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर प्रतिशत की बात करें तो 25% पर वन क्षेत्र आता है टोटल। तो अगर प्रतिशत में पूछ ले तो 25%। और इस बार 371 किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है इसमें, वन आवरण में। सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट है और दूसरे नंबर पर आता है छिंदवाड़ा। तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट है। अगर बालाघाट नहीं दिया और छिंदवाड़ा दिया है तो फिर दूसरे नंबर वाला छिंदवाड़ा प्रश्न के हिसाब से पहले नंबर पे आ जाएगा। तो पहले नंबर पे बालाघाट, दूसरे पे छिंदवाड़ा। और अगर न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो शाहजहाँपुर में सबसे कम है और उसके बाद उज्जैन में। प्रतिशत की अगर बात करें तो जिले के भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है, तो पहले नंबर पे आता है उमरिया और दूसरे पे आता है बालाघाट। तो अगर एरिया की बात करें तो बालाघाट पहले पे आएगा और प्रतिशत की बात करें तो बालाघाट दूसरे पे आएगा, पहले पे उमरिया आ जाएगा। और प्रतिशत में अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पे है? उज्जैन में, उसके बाद आगर मालवा में। सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करोगे, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किस जिले में हुई है, तो पहले नंबर पर है भिंड। भिंड में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पर आता है रतलाम, जहाँ पे वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला है भिंड। वन क्षेत्र में अगर कमी की बात करें, सबसे ज़्यादा कमी किस जिले में हुई है, तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है दमोह जिले में और दूसरे नंबर पर आता है सागर। और मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा वृक्ष अगर किसी का है तो टीक का वृक्ष सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश के वनों में, जिसको टेक्टोना ग्रैंडिस बोलते हैं। टीक के वृक्ष मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा है। और क्या हुआ पर्यावरण के क्षेत्र में या वन संरक्षण के क्षेत्र में, तो 5 रामसर साइट को मान्यता मिली है मध्य प्रदेश में। इंदौर में सिरपुर, यशवंत सागर, इसके अलावा भोपाल में भोजताल और सांख्य सागर शिवपुर में, इसके अलावा तवा जलाशय नर्मदापुरम में। ये 5 रामसर साइट को मान्यता मिली हुई है। और इनमें से सिरपुर और यशवंत सागर को अमृत धरोहर योजना में शामिल किया गया है। अमृत धरोहर योजना क्या है, तो इसमें किसी प्राकृतिक क्षेत्र को टूरिज्म के रूप में
विकसित करना और वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देना, इसी की ये योजना है अमृत धरोहर योजना। तो आप इस योजना को भी विस्तार से पढ़ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 785 के लगभग बाघ है, 785, और मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट या बाघ राज्य। तो 785 बाघ मध्य प्रदेश में लगभग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चीता है, तेंदुआ है, और हाल ही में एक और जीव देखा गया है इसी तरह का, बिल्ली टाइप का, जिसको केराकल बोलते हैं, केराकल, तो वो भी मध्य प्रदेश में देखा गया है। तो बाघ, चीता, तेंदुआ, केराकल ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर अभ्यारण्य की बात करें तो 25वां अभ्यारण्य बना है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के नाम से बना है सागर में। और जो नौरादेही अभ्यारण्य है, दुर्गावती अभ्यारण्य, जिसको आप रानी दुर्गावती अभ्यारण्य बोलते हैं, उसे नौरादेही अभ्यारण्य कहा जाता था, ये सागर में है और 7वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का। और रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन और सीहोर में है, इसको अब विष्णु वाकणकर के नाम से टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये 8वां टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है? रातापानी, या डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर के नाम से है। तो रातापानी आ जाए या विष्णुधर वाकणकर आ जाए तो ये 8वां टाइगर रिजर्व है रायसेन सीहोर में। और 9वां टाइगर रिजर्व बना है माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। तो अगर आपको संख्या अगर पूछी जाएगी तो संख्या में तो सबसे बड़ी वाली 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। 9वां कौन सा बना? माधव नेशनल पार्क। इससे पहले कौन कौन से और बने? तो दुर्गावती या नौरादेही, रातापानी या विष्णु वाकणकर, ये तीनों नाम याद रखना है आपको। और अभ्यारण्य जो नया बना है वो है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर। इसके अलावा चीता पुनर्स्थापन कूनो नेशनल पार्क में किया गया है। आपको पता ही है कि नामीबिया से 8 चीते मंगाए और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, उन्होंने स्थापित किया गया, और अभी कुछ चीतों को गांधी सागर में शिफ्ट किया गया है। एक अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण सुरक्षा। तो मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है इस अभियान में, एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में। और इंदौर में एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये विश्व रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए गए। और इस तरह से कुल 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इंदौर में रखा गया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड इंदौर में बना है इस अभियान में, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें स्कूल में नामांकन दर 97% पहुँच गई है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। और उच्च शिक्षा में नामांकन 28.9% हो गया है। और 15 से 16 साल के जो छात्र होते हैं, यानी कि जो हाई स्कूल या इसके बाद वाले, इस आयु वर्ग में छात्रों में जो स्कूल छोड़ने की जो संख्या थी उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा अगर शिक्षा में बात करें तो विनोबा भावे CM राइजिंग स्कूल रतलाम, इसको शिक्षा में नवाचार के लिए T4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि लंदन में है, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शिक्षा में मध्य प्रदेश के 55 जिलों में PM एक्सीलेंस संचालित है। और कुछ यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई, जैसे तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना में, टंटिया भेल यूनिवर्सिटी खरगोन में, अवंतीबाई यूनिवर्सिटी सागर में। तो मध्य प्रदेश में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना में है, टंटिया भेल यूनिवर्सिटी खरगोन में है, अवंतीबाई यूनिवर्सिटी सागर में है। इसके अलावा बादल भोई संग्रहालय ये छिंदवाड़ा में है, और एक और है राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय, ये जबलपुर में। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो CM राइजिंग स्कूल है उनका नाम बदल दिया गया, अब सांदीपनि विद्यालय कहा जाता है। और जो यूनिवर्सिटी में जो कुलपति होते थे उनका भी नाम अब कुलगुरु कर दिया गया है। इसके अलावा अगर सतत विकास लक्ष्य की बात करें, SDG गोल, तो 2023-24 में सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रहा है देखते हैं। तो बेस ईयर इसका 2018 था, 2018 के बेस पे ये जारी होते हैं आंकड़े। और 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है।
और जो सतत विकास लक्ष्य का जो ये आंकड़े जारी करता है, ये नीति आयोग जारी करता है। तो 12 जुलाई 2024 को चौथा संस्करण इसका जारी हुआ है, यानी कि 12 जुलाई के आसपास 2025 में इसके नए आंकड़े आने हैं। तो 12 जुलाई 2024 में जो आंकड़े जारी हुए उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 113 संकेतकों पर राष्ट्रीय और राज्य की प्रगति का मापन किया जाता है। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और 16 एसडीजी लक्ष्यों की गणना की जाती है। हालांकि एसडीजी के लक्ष्य तो 17 है, लेकिन जो 14वां लक्ष्य है जल में जीवन या जलीय जीवन, ये सभी पर लागू नहीं होता है। जैसे मध्य प्रदेश, इसका ना कोई समुद्र से कनेक्शन है और ना इतना इसका कोई जलीय उत्पादन होता है जैसे मत्स्य वगैरह, ये सब राज्यों पे लागू नहीं होता है। तो 16 एसडीजी पर ही ये डाटा जारी होता है। इसमें 0 से लेकर 100 तक का स्कोर होता है और 4 अलग अलग कैटेगरी है। जैसे 0 से लेकर 49 तक एस्पायरेंट या आकांक्षी, 50 से लेकर 64 तक प्रदर्शन करता, 65 से 99 तक अग्रणी, और जो 100 नंबर प्राप्त कर लेगा वो अचीवर। 2018 की बेसलाइन के हिसाब से अगर भारत का देखें तो 57 था स्कोर 2018 में, और 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है। 14 बढ़ गए हैं, 14 अंक भारत का। मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे तो 52 था 2018 में, और 2023-24 में 67 हो गए, यानी कि 15 अंक बढ़े हैं। तो देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि भारत का 14 अंक बढ़े हैं और मध्य प्रदेश के 15 अंक बढ़े हैं, और 67 अंक के साथ मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है। तो एसडीजी 2023-24 में मध्य प्रदेश फ्रंट रनर रहा है और 18वें स्थान पर था मध्य प्रदेश। इसके अलावा भोपाल शहर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, इसकी प्रगति नापने वाला भारत का पहला शहर बन गया, यानी कि भोपाल ने अपना अलग से डाटा जारी किया है, तो पहला शहर बन गया जो एसडीजी गोल की प्रगति का स्कोर कार्ड दे रहा है। और मध्य प्रदेश का किस लक्ष्य में प्रदर्शन कैसा रहा है, इसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्प्ले कर देंगे। आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। तो अभी आने वाली परीक्षाओं में इसी से प्रश्न बनने ही है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें और क्या हमारा अचीवमेंट है, तो 1.36 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। इसके अलावा पीएम जनधन योजना में 55.57% महिलाओं के खाते खुले हैं, जबकि लक्ष्य 50% का ही था, यानी कि हमने लक्ष्य से ज़्यादा खाते खोले हैं। पंचायतों में अगर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में 50% प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, जबकि 33% का लक्ष्य रहता है कि 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में 50% है। इसके अलावा 98.48 यानी कि लगभग 98.5 इतना प्रतिशत, 98.48% संस्थागत प्रसव होने लगे मध्य प्रदेश में। और 1 साल से कम आयु में के जो बच्चे हैं उनमें टीकाकरण की जो दर है वो 93.19% है। और मध्य प्रदेश में वन आवरण हम देख ही चुके हैं, 25% है, 25.14%। और 98.4 उद्योग जितने चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसके 98.4 ये पर्यावरण मानक के अनुकूल है। इसके अलावा अगर पुरस्कार की बात करें, इस वर्ष कौन कौन से पुरस्कार है, तो अगर पद्म पुरस्कार को देखेंगे 2025 के पद्म पुरस्कार किस किस को मिले, तो हमें मध्य प्रदेश के लोगों के ध्यान रखना है खाली। तो मध्य प्रदेश में 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगदीश जोशीला जो कि खंडवा के हैं, तो इनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्म पुरस्कार मिला है। हरचंदन सिंह भाटी को कला के क्षेत्र में मिला है, ये भोपाल से हैं। शैली होलकर खरगोन की, इन्हें उद्योग और व्यापार के लिए मिला है। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन को चिकित्सा के लिए मिला है, सतना के ही ये। और भैरव सिंह चौहान इंदौर के, इनको कला के लिए मिला है। इसके अलावा अगर 2024 के पद्म पुरस्कार देखोगे तो सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको खेल में मिला है, भिंड के हैं। ओम प्रकाश शर्मा उज्जैन के हैं, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। भगवती लाल पुरोहित को साहित्य के क्षेत्र में मिला है। कालूराम बामनिया को कला के क्षेत्र में मिला है, देवास के हैं ये। और कुछ पद्म श्री जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है,
तो आपको उनके भी नाम ध्यान रखना है, उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि इनके प्रश्न पीछे भी पूछे गए हैं। तो राम साहब पांडे ये सागर के निवासी है और राई नृत्य के कलाकार है। जो राई लोक नृत्य होता है उसके कलाकार है राम साहब पांडे। तो इनको भी पद्म पुरस्कार मिला था और सागर के निवासी है। इसके अलावा एक बेगा चित्रकार है जोधैया बाई, ये उमरिया की है। तो इनको भी पद्म पुरस्कार मिला था और इनकी अभी मृत्यु हुई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अगर 2024 के देखेंगे तो मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। कपिल परमार, ये सीहोर के हैं और पैरा जूडो खिलाड़ी है, इनको अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला। और रूबीना फ्रांसिस जबलपुर की है, पैरा निशानेबाज, पैरा शूटिंग में रूबीना फ्रांसिस को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 का। और 2023 में भी कुछ खिलाड़ियों को मिले, जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सुशीला चानू, प्राची यादव। तो आपको इनके भी नाम ध्यान रखना, अगर पीछे का पूछ ले तो 1 साल पीछे का पता होना चाहिए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023, ये क्या है, 1 साल पीछे पिछले साल के इस साल मिलते हैं, इसलिए जैसे अगर आप अर्जुन पुरस्कार देखेंगे तो 2024 का है, 25 में 2024 के मिलते हैं, इसलिए 1 साल पीछे का रहता है। तानसेन सम्मान 2023 ये शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। तो इस बार पंडित स्वपन चौधरी को मिला जो तबला वादक है। कालिदास सम्मान 2023 ये अलग अलग कैटेगरी में मिलता है। कालिदास सम्मान 4 कैटेगरी में मिलता है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला, रंगकर्म। शास्त्रीय संगीत में अरविंद पारेख को मिला और शास्त्रीय नृत्य में कलावती देवी को मिला। और रूपंकर कला में रघुपति भट्ट को मिला। रंग कर्म में मिला है रुद्र प्रताप सेन गुप्ता को। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 ये राजकुमार हिरानी को मिला है। और कुछ अगर समारोह देखें तो खजुराहो नृत्य समारोह प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का, 1975 से चल रहा है। तो इस बार 51वां समारोह था, 51वां खजुराहो नृत्य समारोह, तो 20 से 26 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ है। और इसको आयोजित करवाने में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग दोनों मिलकर इसको आयोजित करते हैं। और इस बार की अगर खास बात करें तो पहली बार खजुराहो में बाल नृत्य समारोह आयोजित हुआ है। तो पहला खजुराहो बाल नृत्य समारोह की अगर बात करें तो इस बार आयोजित हुआ है। और इसकी खासियत क्या है, तो मध्य प्रदेश के जो 10 से 16 वर्ष के बाल कलाकार होते हैं उनके लिए, बाल कलाकार नहीं कह सकते इसको, वैसे युवा नवयुवक कह सकते हो, तो 10 से 16 वर्ष के कलाकारों के लिए बाल नृत्य समारोह आयोजित किया गया है। और 100वां तानसेन समारोह ये 15 से 19 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ है। और इसका आयोजन होता है बेहट ग्वालियर में। ये 1924 से चल रहा है, आयोजित हो रहा है। तो 100 वर्ष इसके पूरे हो गए। जयंती ये 5 अक्टूबर 2024 को मनाई गई है। तो रानी दुर्गावती को 500वीं जयंती। तो ये था आपका मध्य प्रदेश का 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण। और इसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी हमने कवर किया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है। और जिसका विस्तार से जो डाटा मैंने बताया है कि इसकी स्लाइड डिस्प्ले कर देंगे, तो आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट है और बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय उसमें हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।